अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में, बेसिकली क्या करेंगे, इंग्लिश में अभी फॉर्मेट करेंगे लेटर राइटिंग प्लस एसे राइटिंग। देखो जो रिटन सेक्शन होता है ना, इसमें क्या क्या चीज मेन मेजर पॉइंट्स होता है जिसको कि हमको ध्यान में रखना है, समझे। और जो अभी फॉर्मेट बताएंगे वो सेम लेटर राइटिंग में भी अप्लाई होगा और ऐसे राइटिंग में भी अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है तुम्हारा, अगर हम इसको ऐसे समझें, पहला जो पॉइंट है वो होता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होता है बताओ। कंटेंट्स, हमारा कंटेंट कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कंटेंट को तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्ट समझते हो ना, जैसे मैसेज टाइप करते समय हम ड्राफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं, उसके बाद ना उसको फाइनल करते हैं। तो उसी तरह से सब्जेक्ट मैटर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और ड्राफ्ट में सबसे पहला काम होता है रफ ड्राफ्ट, और फिर जब रफ कर लोगे तब क्या करोगे, इसको फेयर। ये पहला ध्यान रखने वाला बात है। सब्जेक्ट मैटर के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो राइटिंग सेक्शन में तुमको ध्यान रखना है, वो है फॉर्मेट का। किसका, फॉर्मेट, ठीक है। अब फॉर्मेट है क्या, फॉर्मेट मतलब जो एक फॉर्मेट डिजाइन कहता है, जैसे लेटर लिखना होता है, हर बार सीबीएसई बताता है ना कि ये फॉर्मेट में तुमको लेटर लिखना है, क्या क्या चेंजेस है क्या क्या नहीं है। तो लेटेस्ट जो फॉर्मेट होता है तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से उसको फॉलो करना है। बात समझ में आया। तो पहला तो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर मैटर करता है, और दूसरा क्या, फॉर्मेट। और थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्रेशन। वो क्या आएगा तुम्हारा, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है बताओ। एक्सप्रेशन मतलब जब तुम उसको एक्सप्रेस कर रहे हो ना, उस कंटेंट को, वो किस तरह से एक्सप्रेस कर, पहले लिख लो उसके बाद डिस्कस करते हैं सारा। चलो लिख लिए यहां तक। चलो इसको लिखो, तब उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। कम टू द पॉइंट। देखो इंग्लिश में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है, जिसको कि हमको थोड़ा सा एक्सप्रेस करना पड़ता है लिख के, राइटिंग सेक्शन वाला जो पार्ट है, उसमें लेटर राइटिंग और एसआई राइटिंग का सेम फॉर्मेट होता है। और उसमें तुमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्किंग किस किस स्कीम पे मिलता है। जैसे जब कोई एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी चेक करेगा तो किस किस पॉइंट को ध्यान में रख के मार्क्स देता है, तो उसका देखो कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। पहला क्या लिखे हैं, रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब होता है क्या, जो तुमको टॉपिक मिला है तुम उसके रेलिवेंट तो नहीं लिख दिया है, नहीं तो वही वाला हाल नहीं होता है कि टॉपिक मिला है कुछ पे, तो वहां गाना भर के आ गया है।
होता है ना, नहीं सुनते हो कि बहुत सारा क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आंसर कुछ लिख रहे हैं, ऐसा देखा है? जब बोलता है ना कि जब तुमको कुछ समझ में ना आया तक को गाना रखो याद, वो लिख दो। कुछ नहीं आता है तो कुछ चोरी करने के लिए दूसरे क्वेश्चन इंग्लिश में भर दो। तो ये टॉपिक होता है, इस पे भी मार्क्स कटता है। तो वही क्या बोले कि टॉपिक रिलेवेंट है या नहीं है, इस पे भी। पहला पॉइंट समझ में आ गया, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे, पहले उसका एटीट्यूड समझ पाओगे तब ना खुद को सही कर पाओगे, हमको ये गलती नहीं करना। सेकंड क्या है, स्पेलिंग पे भी मार्क्स कटता है, बात समझ में आया? फिर तीसरा क्या है, वर्ड लिमिट। अब बोले हम 200 लिखने में, कभी कभी नहीं होता है हल्का टॉपिक आ गया जज्बाती में लिख देंगे 300 वर्ड में, बोला है 200 तो लिख देंगे 400, नहीं लिखना चाहिए। वर्ड लिमिट इज मैटर करता है, मैटर करता है। जैसे 10-20 हो जाए चलेगा, नहीं होता है कि गिन के तो नहीं लिखना है एक एक करके, लेकिन एवरेज में बहुत ज्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? गैपिंग बहुत ज्यादा नहीं देना है। नेक्स्ट ये भी समझ में आ गया। और फिर चौथा क्या आता है, कंटेंट्स क्वालिटी। कंटेंट क्वालिटी मतलब मान लो तुमको कोई टॉपिक दे दिए बोलने के लिए, और जब तुम उस पर बोल रहे हो और सेम वही टॉपिक को दूसरा आदमी भी डिस्क्राइब करेगा, तो दोनों में नहीं कहता है कि इसका वाला अच्छा कंटेंट था, इसका खराब था, कंपैरिजन में, तो उस पर भी तुमको मार्क्स मिलता है। बात समझ में आया? तुम क्या बोल रहे हो, उसमें क्या वजन रखता है या तुम्हारे बात में या नहीं रखता है, इस पे भी बेसिस पे भी होता है डिफरेंशिएट। समझ रहा है? तब ना देखता है कि नहीं बोलता है कि लिख के सर हम भी वही चीज आए, उतने वर्ड में लिख के आए, लेकिन हमको कुछ ज्यादा नंबर आ गया, उसको कम आ गया। तो कहाँ नंबर उसका कटता है पता चल रहा है ना धीरे धीरे, कितना पॉइंट्स है। अब इसके बाद आता है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट भी मैटर करता है। और फिर राइटिंग, राइटिंग सेक्शन में आ ही जाएगा, ग्रामर, वोकेबलरी, तुम किस किस तरह का चीज यूज किए हो उसमें, वो मैटर करता है। और लास्ट क्या है, इफेक्टिवनेस सेंटेंस। मतलब कभी कभी देखते हो नहीं कि मतलब कि कोई सेंटेंस का लिंक कहीं और बन रहा है, लेकिन लिखते लिखते चले जाते हैं। ये है क्या, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जब अभी आगे डिस्कस करेंगे ना तो ये समझाएंगे। होता नहीं कभी कभी कि मतलब घर पहले बताना चाहिए, एक सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है कि तुम पहले वाला बात बाद में लिख दिया, बाद वाला बात बताने का तुम पहले लिख दिया, उस पर भी तुम्हारा नंबर कट होता है। यहां तक बात समझ में आया? तो कितना सारा पॉइंट्स है जिसको कि ध्यान में रखना होता है। इसलिए बोला जाता है ना, लिटरेचर वाला पार्ट जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। समझ में आया? लेकिन उसका एक सही प्रोसेस से चलोगे तो वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब इसमें आ जाओ, लेटर राइटिंग प्लस ऐसे राइटिंग को क्या फॉर्मेट है। पहला तो सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट मैटर करता है। और कंटेंट कैसे बनता है, तुमको कोई भी टॉपिक मिले, तुम उसको जितना ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक को सुनो, पढ़ो उस टॉपिक के बारे में, तब ना तुम्हारा कंटेंट अच्छा होगा। तो पहले तो उसके बारे में नॉलेज होना ज्यादा मैटर रहता है। तुम लिखोगे क्या, बोलोगे क्या, जितना ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पढ़े हो उसके बारे में, तब ना तुम उसके बारे में कर सकते हो। तो कंटेंट के लिए तुमको मेहनत करना पड़ता है ना, कि ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करो कि जो भी एक टॉपिक पे तुमको लिखना है, उसको पहले होता है 5-6 रिसोर्स से उसको पढ़ो, उसके बारे में और नॉलेज गेन करो। जैसे मान लो तुमको कुछ बोलना है किसी भी टॉपिक पे, एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन से रिलेटेड तुमको बहुत सारा डेटा पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तब ना तुम उसको डिस्क्राइब कर पाओगे। ये कोई इजी टास्क नहीं होता है कि कोई एक टॉपिक दिए, थीम, उसको जाके बोल देना है। समझ में आ रहा है? जो एक्चुअल रिटन का जो प्रोसेस होता है ये समझा रहे हैं। तो कोई टॉपिक मिलता है तो उसको पहले ज्यादा से ज्यादा क्या करो, उसके बारे में रिसर्च करो, पढ़ो, अध्ययन करो। उसके बाद जो कंटेंट है तुम्हारा, कंटेंट डायरेक्ट नहीं आता ब्रेन में, सडनली तुम एक सीक्वेंस में बोल दोगे, सीक्वेंस तो नहीं बोल पाओगे, उसमें तो दिक्कत आ जाएगा। तो कैसे सीक्वेंस में लाना ये भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। लेकिन ब्रेन में आ रहा है ना कि पहले क्या क्या करना है कंटेंट्स को। तो कंटेंट जो आया, अब उस कंटेंट को छोटा छोटा पॉइंट्स में क्या कर लेंगे, रफ ड्राफ्ट कर लेंगे। रफ ड्राफ्ट मतलब एक छोटा सा कॉर्नर पकड़ेंगे, उसमें जो पॉइंट याद आ रहा है, अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, छोटा छोटा, और फिर जब लिखेंगे उसको, फिर उसको फेयर कर देंगे। बात समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा रफ ड्राफ्ट और ये फेयर ड्राफ्ट, ये कर लोगे। इसके बाद सेकंड क्या था, फॉर्मेट। फॉर्मेट तो बताया कि ये तुमको अपना देखना आता है कि जो जिस भी चीज का तुम तैयारी कर रहे हो उसका फॉर्मेट क्या इशू हुआ है, वो जिस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए बोल रहा है। जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई का फॉर्मेट देखना पड़ेगा, वो लेटर का कौन सा फॉर्मेट निकाला है, कभी कभी चेंज भी करते रहता है, ये अपडेट कर देंगे तुमको। समझ में आया? अब इसके बाद क्या आता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे, एक्सप्रेशन मतलब होता है जो भी कोई चीज है तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, सेंटेंस मेकिंग। क्या होता है, अब जब तुम्हारा एक्सप्रेशन ये डिपेंड करता है कि टॉपिक कैसा है, टॉपिक कैसा है। अब कोई भी टॉपिक का दो अप्रोच हो सकता है, कोई भी टॉपिक का क्या हो सकता है, दो अप्रोच नहीं हो सकता है। एक होता है सोशल अप्रोच, मतलब जो कि सबके लिए कॉमन हो ना, तो कुछ टॉपिक होता है जिसपे कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होता है। और एक तुम्हारा होता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। तो वही चीज एक्सप्रेशन का भी दो मैटर करता है।
तो अब वहां पे जो तुम्हारा कंटेंट जो लिखोगे तुम, वो क्या डालना चाह रहे हो, तुम अपना ओपिनियन डालना चाह रहे हो या कहीं से वो डेटा कलेक्ट किया हो उसका चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो। नहीं होता है कोई टॉपिक के बारे में कि वहां से वो चीज कलेक्ट किया, जैसे हेल्थ के बारे में तो कुछ WHO का डेटा उठा लिए उसमें, तो उसका रिसोर्स देना पड़ता है कि यहाँ पे ये डेटा के अकॉर्डिंग ये हुआ है, नहीं बोलते ऐसे करके, लिटरेसी रेट में, एजुकेशन में, जो भी टॉपिक हो, तो तुम रेफरेंस बता सकते हो कि कहाँ से तुम लिए हो किस टॉपिक को, तो वो तुम्हारा किस में आ जाएगा, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। और जो तुम्हारा पर्सनल है, मतलब जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो तुम उस टॉपिक पे अपना पर्सनल नहीं होता ओपिनियन रखना कि कैसे, जैसे मान लो हम तुमको बोल दें कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ा बहुत गंदा है, गंदा ही है ना, मतलब कि बच्चा का कुछ ज्यादा ग्रोथ होता नहीं है, होता है ना, जो ग्रोथ चाहिए बच्चों में एज कंपेयर टू CBSE और ICSE के बदल कंपैरिजन में, तो उसमें क्या होता है कि एक्सपोजर कम मिल पाता है, उतना चीजें वो नहीं जान पाता है। तो अगर तुमको बोल दिया जाए कि उसको कैसे सुधार करना है, तो तुम क्या करोगे, उससे रिगार्डिंग जो पहले कोई कमेटी बना है, अगर कोई उस पर काम हुआ है तो पहले उसका अध्ययन करोगे, तो वो क्या रिकमेंड किया था इस बच्चों के लिए, मतलब कि एजुकेशन को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, वो पढ़ोगे। एक तो वो अलग सेगमेंट हो गया, समझ में आ रहा है कुछ, जैसे कि कोई कमेटी बैठता है ना, कमेटी बैठा कि इस पे रिसर्च किया कि इसको कैसे सुधारेंगे, कोई रिपोर्ट सब तो बना ही होगा ना, तो तुम उस पढ़ लिए। और फिर एक दूसरा पक्ष क्या आता है कि तुम अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो कि हाँ ये चीज लगता है कैसे करना चाहिए तो ये सुधार हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये है तुम्हारा कौन सा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच। समझ में आ गया कुछ? ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, और ये सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे ऑब्जेक्टिव बनाते हो ना MCQ वाला, क्या सबके लिए सेम होता है या अलग अलग होता है? ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है सबके लिए सेम होता है ना, अलग अलग कैसे हो जाएगा? आंसर जो है वो सबके लिए सेम है ना, आंसर तो एक ही होता है 4 MCQ में से। तो वो जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है वो क्या होता है, सबके लिए सेम, तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है। और यहाँ पे सब्जेक्टिव में जब आ जाएगा, कोई टॉपिक मिल जाएगा, सबका आंसर वेरी करने लगेगा कि नहीं करेगा, तो वो हो जाएगा सब्जेक्टिव अप्रोच। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझ में आया क्या होता है? जो सबके लिए वो ऑब्जेक्टिव, और जो तुम्हारा पर्सनल अप्रोच है सब्जेक्टिव अप्रोच। क्लियर हो गया? ये होता है एक्सप्रेशन वाला पार्ट। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए जैसे कि तुमको पता है क्या पढ़ते हो, ग्रामर, क्योंकि रिटन पोर्शन को सुधारने के लिए तुमको क्या पता होना चाहिए, ग्रामर का रूल्स बेसिक पता होना चाहिए, जो कि उसका यूज करके लिखोगे, कहाँ पे कौन सा टेंस का यूज करना है ताकि वो करेक्ट मीनिंग दे। कभी कभी होता है ना कि मतलब कि हमको ग्रामर का एक्चुअल यूज नहीं होता है, प्रीपोजिशन का अच्छा से यूज पता नहीं होता है, कोई सा भी प्रीपोजिशन कहीं लगा देते हैं, तो वो वाला दिक्कत पे भी तुम्हारा नंबर कटता है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, ग्रामर। और ये क्या है, वोकैबुलरी। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसको कि तुमको ध्यान में रखना होता है जब तुम क्या करते हो, लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग। अब इसके अंदर भी इसको कैसे सही करेंगे, अभी तो पता चल गया कि ये चीज होता है, तो इसके अंदर भी कुछ टेक्निक्स है जिसके की मदद से हम लोग इसको सही कैसे करेंगे ये सीखेंगे। बात समझ में आया यहाँ तक? चलो देखो स्टार्ट करो। यहाँ अभी लेटर राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखो लेटर राइटिंग बेसिकली कितना तरह का होता है, 2। लेटर को क्लासिफाई जब करेंगे तो क्या होगा, 2। कुछ देखकर फॉर्मल लेटर को ही एप्लीकेशन भी बोल देता है, नहीं बोलता है कि राइट एन एप्लीकेशन, तो वो किस में कैटेगरी में आ जाता है, फॉर्मल। और एक क्या होता है, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल 2 तरह का लेटर होता है। तो फॉर्मल लेटर में जैसे कि जब तुम कोई बिजनेस के लिए लेटर लिख रहे हो, या कोई इंक्वायरी के लिए, या कंप्लेंट के लिए, या कोई एडिटोरियल, एडिटर को कोई लिख रहे हो, है ना, एडिटोरियल बेस्ड रहता है ना, ऐसे वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, फॉर्मल। और जब फॉर्मल रहता है ना तो तुमको थोड़ा सा एक जो क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करना होता है प्रॉपर वे। बात समझ में आया? और जो इनफॉर्मल लेटर रहता है उसको लिखने में कोई फॉर्मेट नहीं होता, ये मतलब दोस्त सबको, रिलेटिव सबको लिखना होता है ना, वो सब लेटर क्या हो जाता है तुम्हारा, इनफॉर्मल। बेसिकली ये 2 तरह का लेटर होता है। अभी तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, CBSE का फेवरेट क्या है, एडिटर को लिखवाता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो चलो इसी पे करते हैं आज काम। देखो लेटर राइटिंग में ध्यान से सुनो, लेटर राइटिंग में जो अभी का टॉपिक होगा वो कौन सा होगा हमारा, फॉर्मल लेटर। क्या लिखना होगा, फॉर्मल लेटर। और जो फॉर्मल में भी क्या चलेंगे, एडिटोरियल। कौन सा, एडिटोरियल मतलब एडिटर को लिखना। तो जो एडिटर भी होता है ना वो 2 तरह का होता है।
एडिटर कितने तरह का होता है कि नहीं होता है बताओ? एक लोकल नहीं होता है, न्यूज़पेपर वाला जो होता है, एक लोकल न्यूज भी तो होता है। तो क्या हो गया, एक लोकल और एक क्या होता है, लोकल और नेशनल। लोकल डेली और नेशनल। जैसे बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर है ना, जैसे द हिंदू, वो लोकल में नहीं आएगा। द हिंदू जो होता है वो लोकल छपता है, नहीं छपता है। लेकिन और भी बहुत सारा अंग भारत, ये कोई कोई नहीं देखते हो न्यूज़पेपर सब, तो वो सब क्या है, लोकल डेली में आ जाएगा ना। और जो बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर सब का नाम सुने हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब क्या है, नेशनल डेली। और लोकल डेली समझ में आ गया। ये दो तरह से हम उसको कैटेगरी वाइज बांट लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो जब हम इसका फॉर्मेट का बात करते हैं तो ऊपर में 3 लाइन लिखाता है। रे बालक सब ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं, फिर इसको कैसे लिखना ये समझाएंगे। अभी फॉर्मेट सब समझ लो कि कैसे लिखाता है। तो क्या बोले, ऊपर में 3 लाइन होता है। ऊपर में जो 3 लाइन होता है उसमें क्या क्या लिखाता है पता है? फर्स्ट जो 3 लाइन है, जब एडिटोरियल में लिखाएगा तो सबसे पहला ऊपर में हाउस क्या लिखाएगा, दूसरा में स्ट्रीट या सिटी। स्ट्रीट मतलब लिखते हो ना, किस गली में किस शहर में रहते हो उसका नाम दे दो। और लास्ट में जो 3rd लाइन होता है उसमें किसका नाम मेंशन करना होता है, स्टेट का। ये 3 लाइन में क्या लिखाएगा पता जाए, अपना हाउस का इंफॉर्मेशन दे दोगे, हाउस नंबर इतना जो भी है, वार्ड नंबर के साथ, फिर स्ट्रीट और बगल में कॉमा देके क्या लिखोगे, सिटी, और फिर स्टेट। बात समझ में आया? जैसे कोई अपना, तुम अपना एग्जांपल में ले सकते हो, क्या क्या हो सकता है, कोई भी बता सकता है अपना घर नंबर, हाउस नंबर मान लो हम अपने बता दें, 3 कर देते हैं, A3। और स्ट्रीट का नाम क्या दोगे बता, गली नंबर कुछ होता है ना, स्ट्रीट कर देते हैं, स्ट्रीट नंबर 7। और कहाँ पे, जैसे पटना में हम रहते थे, कहाँ पे पता है, नाला रोड। अभी कहाँ रहते हैं उसका नहीं बताएंगे, बात समझ में आया? नाला रोड नाम था, कहाँ पे रहते थे, नाला रोड। और ये कहाँ था, पटना। कैसा मजा आ गया, नाला रोड। तो समझ में आया? ये 3 लाइन कुछ इस तरह से लिख दोगे, फर्स्ट वाला स्टेप क्लियर हो गया। ये ऊपर में जो 3 लाइन रहता है ना, उसमें क्या क्या भराएगा लिख दोगे। फिर सेकंड में आ जाओ, इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल का, जहां पे तुम लिख रहे हो, लिख रहा है ना, एग्जामिनेशन हॉल। और ये हॉल का नाम फिर सिटी, और मान लो कि सेंटर पड़ गया पटना, तो पटना ही डाल देते हैं, जहां पे तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल है, इसका एड्रेस। समझ में आया? इसके बाद जो तुम्हारा सेकंड है वो इंपॉर्टेंट है, किसमें डेट लिखाता है। क्या लिखाता है, जो डेट लिखाता है ना, आज कितना तारीख है, 24, 9 है रे, 9 कितना, 9 नवंबर, सितंबर, 9 सितंबर, 9 सितंबर 2024। बात समझ में आया? अब देखो जो डेट लिखना होता है ना, डेट पूरा पूरा लिखना है, इसको शॉर्ट में नहीं लिखना है। जैसे कुछ होता है ना, 9 लिख के SEPT लिख दिया, 24 में फिर 24 लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। डेट लिखने का 3 तरीका है, 3 को तुम इसी डेट को ऐसे भी लिख सकते हो। पहला तरीका तो ये हो गया तुम्हारा, जैसे सपोज ये लिख सकते हो तुम, 9 नवंबर 2024, एक ऐसे लिख सकते हो, 9 नवंबर, और बात समझ में आया? इस 3 में से कोई भी डेट का लिखने का तरीका यूज कर सकते हो। बात समझ में आया? लिखो यहां तक। चलो देखो, तीसरा स्टेप में जब आओगे, फर्स्ट स्टेप में क्या था बताओ, ऊपर में 3 लाइन छोड़ना था,
फिर सेकंड स्टेप में क्या आया था, डेट, कैसे डेट लिखना ये भी बता दिए। फिर थर्ड लाइन में जो आएगा, थर्ड स्टेप तुम्हारे लिए वो क्या होगा, एडिटर को लिखना है। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, द एडिटर। क्या लिखोगे, द एडिटर। किसका लिखोगे, लोकल वाला या नेशनल वाला, नेशनल वाला। तो यहाँ पे लिख दोगे द हिंदू, द हिंदू लिखा गया, नेशनल न्यूज़पेपर। और द हिंदू अब पटना में भी छप रहा है ना, पहले बहुत पहले 4 साल 5 साल पहले पटना में नहीं छपता था, सीधा आता था कोलकाता से। बहुत लिमिटेड जगह पे छपता है ये न्यूज़पेपर, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पटना ना। और न्यू दिल्ली वाले को लिखोगे तो यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख देना। तो जहां भी लिख रहे हो तुम उसका वो लिख दो। ये 3 लाइन समझ में आया। ये क्या है तुम्हारा एक्चुअल में, जहां तुम भेज रहे हो, जहां तुम, तो ये एक्चुअली है तुम्हारा रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या है तुम्हारा, इन रिसीव करेगा तुम्हारा लेटर, तो जहां भेज रहे हैं वो लिख दिए। अब देखना इसमें क्या क्या गलती करता है जो तुमको नहीं करना है लिखने में। जब ये चीज लिखाता है ना तो कॉमन मिस्टेक्स होता है ग्रामेटिकल्स। वो क्या क्या मिस्टेक्स है, देखो इसमें सबसे पहले अवॉइड यूज ऑफ फुल स्टॉप और कॉमा। बात समझ में आया। ये जब भी लिखेंगे तो इसमें ज्यादा कोशिश क्या करना है हमको, अवॉइड करना है क्या, फुल स्टॉप और कॉमा। नहीं, बहुत बार यूज कर लेता है, ये मिस्टेक नहीं करना। दूसरा, नेवर यूज एनी एब्रीविएशन इन लेटर ऐसे राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लो। जब कभी भी लेटर लिखना या ऐसे लिखना है ना, तो कभी भी उसमें एब्रिएटेड फॉर्म नहीं लिखना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख देते हैं, वो यूज कभी नहीं करना, पूरा पूरा लिखना। बात समझ में आया। तो एब्रिएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म उसका मेंशन नहीं करना। बात क्लियर हो गया। जब ये लिख दोगे तो तीसरे के बाद जो चौथा स्टेप है तुम्हारा वो है हेडिंग। क्या है तुम्हारा, इसी को क्या बोलते हो, सब्जेक्ट। हेडिंग को ही क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट भी बोलते हैं, कि किस टॉपिक पे तुम लिख रहे हो। अब जिस टॉपिक पे तुम लिख रहे हो उसमें कॉमन मिस्टेक क्या क्या होता है जो नहीं करना है, लिखो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ। पहला ये है, नॉट टेकन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। ध्यान से समझो क्या है लाइन का मतलब। जो तुमको क्वेश्चन देता है तो नहीं बोल देता है कभी कभी कि देखो जो क्वेश्चन में जिस पॉइंट पे तुमको लिखना है उस पॉइंट को पिक आउट करो और वही वाला चीज आके यहाँ चिपका दो। बोलता है कि नहीं बोलता है, बहुत बार सुने होगे कि जब भी लेटर लिखना है तो उसमें क्या करना है, यही करना है ना, कि जो क्वेश्चन कर रहा है वहां से पकड़ो और इसको यहाँ पे चिपका दो। यहाँ पे क्या लिखे हैं, नॉट टेकन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, वहां से नहीं लोगे। ले लोगे तो फिर उतना समझदार होता है एग्जामिनर, तो उसको समझ में आ जाता है इसको सेंस उतना ज्यादा डेवलप अभी इंग्लिश में नहीं हुआ है, तब ना वो कर रहा है कॉपी पेस्ट। पहला तो ये गलती नहीं करना है। दूसरा जो पॉइंट करोगे, जो मिस्टेक करता है, नॉट अ कंप्लीट सेंस। नॉट अ कंप्लीट सेंस, इंपॉर्टेंट बात। इसमें कभी भी कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं करना है। नहीं होता है कि भाई इसी लाइन में हम सब बातें बोल दें, तो कभी भी तुमको ये काम नहीं करना। बात क्लियर हो गया। दो चीज, कंप्लीट सेंस डालना ही नहीं है, शॉर्ट में डालना है। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बहुत आवाज कर रहा है तुम सब, ध्यान से सुन लो जो बता रहे हैं। इसके बाद जो तुमको यूज करना है वो यूज करना है फ्रेज। क्या यूज करना है, तो फ्रेज जो करोगे 5 से 7 वर्ड का यूज होना चाहिए। और फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है और ना तो वर्ब होता है, ना तो सब्जेक्ट होगा और ना तो फाइनाइट वर्ब होगा, लेकिन फिर भी उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो उसको क्या बोल देंगे, फ्रेज बोल देंगे। क्या बोलोगे, बात समझ में आया। तो हेडिंग लिखते टाइम क्या क्या चीज ध्यान रखोगे, पहला कि नॉट टेकन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, दूसरा नॉट अ कंप्लीट सेंस, और तीसरा फ्रेज के टर्म में उसको यूज करना है सब्जेक्ट को, 5-6 वर्ड में लिखना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो चौथा, ट्राई टू नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब।
बात समझ में आया कि जब भी तुम हेडिंग लिखोगे ना तो उसमें कोशिश करना कि हेल्पिंग वर्ब यूज ना हो, तब ना वो फ्रेज बनेगा। ना तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना तो हेल्पिंग वर्ब होना। ये 4 पॉइंट को ध्यान में रख के तुमको हेडिंग या कोई भी सब्जेक्ट बनाना। क्या ये बात समझ में आया? ये 4 पॉइंट क्लियर है तुम लोग को? चलो 4 स्टेप देख लिया ना। पहला स्टेप क्या था याद करो, 3 लाइंस वाला था। दूसरा डेट। तीसरा स्टेप में एडिटर को लिखना है 3 लाइन में, रिसीवर्स एड्रेस। और फिर उसके बाद क्या था, हेडिंग लिखने सीख गए। और उसके बाद क्या है अब, सैल्यूटेशन। 5वां होगा ना। 5वां स्टेप में क्या डालोगे, सैल्यूटेशन। 5वां स्टेप क्या है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में यूज करेंगे क्या, सर या सर्स, मैडम या मैडम्स, मैडम्स, मैडम्स। चलो क्या यूज नहीं करना है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर दूसरा बताओ, डियर सर भी, डियर कपिल शर्मा ने रे, डियर मिस्टर कपिल शर्मा। डियर लगा के फिर मिस्टर लगा देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। लो लिख दिए, डियर मिस्टर कपिल शर्मा, हो गया ना। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि दो वर्ड आ गया ना, तो क्या बोलते हैं इसको, सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड। इज्जत देने वाला 2-4 बार देने से क्या हो जाएगा, ज्यादा इज्जत मिल जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। और कोई वर्ड है बताओ? काफी इतना समझ में आ गया कि ये चीज यूज नहीं करना। नेक्स्ट अब जो आएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉडी ऑफ द लेटर। नेक्स्ट क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर क्या है, देखो बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है। क्या होता है तुम्हारा, पैराग्राफ जो लिखते हो। अब इस पैराग्राफ को तुम 3 पार्ट में बांट देना। पहला पैराग्राफ में लिखोगे इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट में लिखोगे डिटेल्स, डिटेलिंग करना है उसका, और तीसरा में करंट स्टेटस, करंट स्टेटस, रिक्वायर्ड एक्शन और सजेशन। समझ में आया कुछ? करंट स्टेटस, रिक्वायर्ड एक्शन और सजेशन क्या होता है, इसको डिटेलिंग में भी करते हैं। पहले यहां तक लिख, चलो देखो बॉडी ऑफ द लेटर में 3 चीज बताए ना। बॉडी ऑफ द लेटर में कितना चीज बताए, 3। पहला क्या था याद करो, इंट्रोडक्शन। और दूसरा क्या था, जो इंट्रोडक्शन है उसको डिटेलिंग में जाना है। और थर्ड में कंक्लूजन। थर्ड में क्या था, करंट स्टेटस बताना था ना, तब वो सजेशन, यही ना है। तो अब आओ इसमें कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे। लिखो, कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं, ये यूज कर सकते हो। एक बहुत ही पहला लिखो, मे आई। ये यूज तुम कर सकते हो लेटर में, जब भी एडिटर को लिखना होता है ना, यहां से तुम स्टार्ट कर सकते हो। मे आई वी हैव द honor to seek the kind attention, of the authority concerned about या ओवर ऑन। अबाउट लिख के डायरेक्ट जो वहां ऊपर लिखे थे ना हेडलाइंस, अबाउट लिख के डायरेक्ट हेडलाइंस लिख दो, या अबाउट नहीं लिख के क्या लिखो, ओवर ऑन। उसके बाद लिख दो क्या,
सब्जेक्ट सेंटेंस है ना, जिसको हेडलाइन बोले थे, वही ना सब्जेक्ट था। फिर ये एक यहां से तुम स्टार्टिंग ले सकते हो, किसी भी एडिटोरियल को जब लिखोगे तो ये भी एक लिख सकते हो, और एक दूसरा भी बता देते हैं, इसको भी यूज कर सकते हो तुम लिखने में। Through the column of your esteemed, reputed या renounced या बोल सकते हो फेमस widely spread newspaper I would like to seek या draw the kind attention concern चलो देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बोले, दोनों सेंटेंस का तुम यूज कर सकते हो, कोई भी क्या बोलोगे, मे आई या वी हैव द ऑनर टू सीक द काइंड अटेंशन ऑफ अथॉरिटी कंसर्न अबाउट या ओवर ऑन सब्जेक्ट सेंटेंस, मतलब जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जिस भी इशू पे लिखने बोल रहा है वो यहाँ पे तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर लिखने में क्या क्या ध्यान रखना है बता दिए, कि जो भी थीम दिया हुआ है पूरा, जो तुमको क्वेश्चन मिलेगा उसको अच्छे से समझो और उसको 5-6 वर्ड में लिख लो जो कहना चाह रहा है। बात क्लियर हो गया, और वो इशू को तुम यहाँ पे लिख सकते हो। एक दूसरा तरीका भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, पहले क्या करो कि जिसको तुम लेटर लिख लो उसका थोड़ा सा बड़ाई कर दो, तो क्या करोगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड, रेपुटेड, रिनाउंस्ड, फेमस या वाइडली स्प्रेड न्यूज़पेपर, ये सब नहीं लिख देना, सब में से कोई एक लिखना पता चले कि सब भर के आ गया है। आई वी वुड लाइक टू सीक या ड्रॉ क्या, द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी कंसर्न डाल देना, जो तुम्हारा कंसर्निंग है इशू लिख दिए, उसको तुम क्या कर दो, वहां तक होगा क्या, वो न्यूज़पेपर में छापेगा, तो न्यूज़पेपर तो हर जगह जाता है, तो कंसर्न अथॉरिटी पढ़ेगा और उस पर काम करेगा। बात समझ में आ रहा है, तो तुम हाईलाइट ही ना करना चाह रहे हो मुद्दा, आवारा कुत्ता तुम्हारे मोहल्ला में दौड़ रहा है या कोई दौड़ रहा है, तो न्यूज़पेपर में छपा, उसके बाद उसको अथॉरिटी जाएगा, वो काम करेगा, कुत्ते को आवारा बना। चलो ध्यान से देखो, पहला वाला पार्ट जो था तुम्हारा बॉडी ऑफ द लेटर, है ना, था बॉडी ऑफ द लेटर, इसमें था इंट्रोडक्शन वाला, तो इंट्रोडक्शन वाला फिनिश हो गया, यहां से तुम स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा वाला जो पार्ट है डिटेल्स, अब इसको कैसे लिखोगे, ऑर्गेनिक ब्यूटी के फॉर्म में, ऑर्गेनिक ब्यूटी मतलब कोहेसिवनेस के फॉर्म में, मतलब किसके बाद क्या आना चाहिए वो सजाना है, बात समझे।
तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिटेलिंग में करेंगे क्या, लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उसमें कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे सामने लिखेंगे, वही क्वेश्चंस तुम उस टॉपिक के बारे में करके सोचोगे, तुम्हारे पास क्या होता है, कंटेंट आ जाएगा। बात समझ में आया क्या बोले? कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, उस क्वेश्चन को तुम उस टॉपिक के बारे में रिलेट करके करना, उसका जवाब सोच सोच के लिखोगे, तुम्हारे पास कंटेंट आ जाएगा, उसके बारे में क्या लिखना। पहला जैसे देखो, मतलब पहला है, एक क्वेश्चन तुम कर सकते हो, व्हाट द प्रॉब्लम इज। पहला क्वेश्चन क्या कर सकते हो, व्हाट द प्रॉब्लम इज। कोई भी तुमको लिखने बोलेगा एडिटर को, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ब्रेन में क्या आना चाहिए, व्हाट द प्रॉब्लम इज। और जो भी प्रॉब्लम है उसको तुम पॉइंट के फॉर्म में बना के लिखते चलना। बात समझ में आया? जो छोटा छोटा पॉइंट लगेगा ना, क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको रफ ड्राफ्ट तैयार करना। बताए थे ना कि रफ ड्राफ्ट और एक फेयर ड्राफ्ट। यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट बना के लिख लेना, क्योंकि अचानक लिखते टाइम ही याद नहीं ना आ जाएगा, और याद आएगा तो लगेगा कि आगे लिख दिए, इसको पीछे लिखना चाहिए, पीछे वाला लगेगा कि आगे लिखना चाहिए था। इसलिए थोड़ा सा रफ ड्राफ्ट करना जरूरी है। तो पहला प्रॉब्लम समझ में क्या लिखा है, व्हाट द प्रॉब्लम इज, ये क्वेश्चन से स्टार्ट करो। सेकंड कर लो, व्हेन द प्रॉब्लम इज। व्हेन द प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ। नहीं होता है कि कब स्टार्ट हुआ, कुछ प्रॉब्लम का इशू आ जाएगा, कोई भी टॉपिक पे आएगा तो। फिर तीसरा एक क्वेश्चन होता है, हाउ ऑफन। होता है ना, जैसे कुत्ता दौड़ता है तुम्हारे गली में, रोज पढ़ के जाते हो यहाँ से, उसके बाद कैसे टपे। नहीं, कुत्ता से ज्यादा डर और किससे लगता है, गाय बछड़ा ये सब भी से डर लगता है, नहीं लगता है? नहीं लगता है वो सांवड़ सबसे, देखा जैसे भाग आ जाता जोर से, सांवड़ से भी लगता है डर। जब उसको नहीं देखा है, वो जब उसको ऐसे देखेगा, उसको जब तक तुम नहीं चढ़ा तो कुछ नहीं, आज जैसे उसको तनी को लपेटा। एक इधर सुनते हुए गांव देहात में बोलता है, नहीं बोलता, लाल कपड़ा देखता है कि उसका, इन्हें सुना है तो लोग पोल्ट्री फार्म है ना, नहीं समझ में आएगा। हाउ ऑफन प्रॉब्लम इज, रेड कपड़ा देख के ना पूरा बमकता है? अब सोचो कि कोई भी टॉपिक तुमको मिला है, उस पे जब तुम इतना बार सोचोगे, तुम्हारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। कंटेंट तुम्हारे पास आ गया, उसका तुम रफ ड्राफ्ट यहाँ पे कर चुके हो पॉइंट बना बना के। जब तुम्हारे पास ये पूरा रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा ना, कुछ भी, उसमें क्या करना, तुम नंबरिंग करना सोच के 2 मिनट कि पहले क्या लिखें, व्हाट द प्रॉब्लम लिखें, व्हेन द प्रॉब्लम लिखें, क्या लिखें। ये तुम्हारा ऑर्गेनिक ब्यूटी का फॉर्म देगा। नहीं बताए थे, कोहेसिवनेस। तो अगर वो चीज तुम मेंटेन करना चाहते हो तो यहीं पे तुमको क्या करना है, जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे, उस पर पहले सोच लेना कि अच्छा ये यहाँ पे लिखना है, फिर दूसरा पॉइंट ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा, रफ कर लिए। अब जब इसको फाइनल लिखोगे तब उसको सजा देना। बात समझ में आया? तो पहले कंटेंट रहेगा तब ना उसको सजाओगे। तो कंटेंट तुम्हारे पास मिल गया, अब इसको क्या करना है, उसको सजा देना। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो यहां से रफ ड्राफ्ट से किधर पहुंचोगे, फेयर ड्राफ्ट। कहां पे पहुंचोगे, लिख लो। अच्छा, कोहेसिवनेस एक वर्ड आया ना, कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है पता है? कोहेसिवनेस इंटरलिंकिंग ऑफ आइडियाज। इंटरलिंकिंग ऑफ आइडियाज, इंटरलिंकिंग ऑफ आइडियाज। और उसको जो लिंक करते हैं ना कि किसके बाद क्या होगा, जैसे धागा पिरोते हो ना, धागा में नहीं करते, एक एक करके देते हैं तो कितना अच्छा लगने लगता है। ऐसे धागा क्या हुआ है, बिखरा हुआ है, और उसको तुम एक माला के फॉर्म में बनाओगे तो कितना अच्छा लगने लगता है। तो वही है इंटरलिंकिंग ऑफ आइडियाज। इसी को क्या बोलते हैं, कोहेसिवनेस। और एक दूसरा वर्ड में इसको बोला जाता है टेक्निकल टर्म में, ऑर्गेनिक ब्यूटी। क्या बोलते हैं? तो डिटेलिंग तुम जितना अच्छे से स्पष्ट क्लियर तरीके से दिखाओगे, एग्जामिनर उतना खुश होगा। बात समझ में आया? चलो चलो, अब जब तुम इसका डिटेलिंग कर दिए तो तीसरा पॉइंट क्या बोले थे बॉडी ऑफ द लेटर में, करंट स्टेटस बोले थे ना। करंट स्टेटस मतलब जो मुद्दा है वो उसका अभी प्रेजेंट में क्या उसका सीन है। समझ में आया?
जिस चीज पे लिख रहे हो तुम वो उसका करंट स्टेटस क्या है, और उसमें तुम अपना कुछ सजेशन भी ऐड कर सकते हो और कंक्लूजन भी ऐड सकते हो। तो तीसरा पॉइंट के लिए जो इंपॉर्टेंट बात तुमको ध्यान रखना है वो क्या क्या होगा कि जो करंट स्टेटस बताना है हमको, क्या बताना है, करंट स्टेटस, या कोई सजेशन अपना दोगे या कंक्लूजन निकालोगे जो टॉपिक है। अब इस बात को जब लिखोगे ना तो कोशिश करना कि उसमें कौन सा टेंस यूज होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि करंट स्टेटस बता रहे हो ना। तब इसमें करंट स्टेटस में कितना ग्रामर इतना अच्छा करता है कि उसमें पास्ट वाला घुसा देगा, फ्यूचर वाला वर्ब घुसा देगा, वो गलती नहीं करना। समझ में आया कुछ? चूंकि ये करंट स्टेटस है ना, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज करना है, जितना भी स्ट्रक्चर लिखोगे प्रेजेंट टेंस यूज करना। एक ये हुआ, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पैसिव वॉइस का ज्यादा यूज करना। अब बोलो पैसिव वॉइस क्यों? तो पैसिव वॉइस क्या करता है, जैसे एक छोटा सेंटेंस है ना उसको बड़ा कर देता है, थोड़ा सा वर्ड भी बढ़ जाएगा ना, और जो मुद्दा है वो एक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। वहां पे बोले थे ना एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है, खास करके डिफरेंस समझाए थे। डूअर अगर इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव वॉइस, और जिसपे रिसीवर है, जो रिसीवर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पैसिव में। बात समझ में आया? तो यहाँ पे तो वो मुद्दा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको स्ट्रक्चर किस में लिखना है। समझ में आया क्यों लिखना है? चलो इसके बाद लिखो एंडिंग लाइन। ये हो जाएगा ना करंट स्टेटस। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, एंडिंग लाइंस। एंडिंग लाइंस क्या लिखोगे, थैंकिंग यू करोगे ना, थैंकिंग यू लिखोगे। आई होप दैट दिस लेटर of mine finds a suitable room in your न्यूज़पेपर। क्या ये बात समझ में आया क्या लिखे? जो एंडिंग लाइन करोगे ना ये उम्मीद के साथ करना कि हम उम्मीद करते हैं कि आपके न्यूज़पेपर में एक छोटा सा जगह हमको भी मिलेगा मेरा मुद्दा को। बात समझ में आया? जो लिखे यही हुआ इसका मतलब, आई होप दैट दिस लेटर ऑफ माइन फाइंड्स अ सुटेबल रूम इन योर न्यूज़पेपर। और इसके बाद एक और जो लास्ट है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस यूट्यूब बोला नहीं रे, क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली, फेथफुली लिख सकते हो, सिंसियरली लिख सकते हो, या ट्रूली लिख सकते हो। या योर फेथफुल और सिंसियर। ये एक लाइन छोड़ दोगे जिसको बोलते हैं सिग्नेटरी लाइन। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे नेम या डेजिग्नेशन। एनक्लोजर समझते हो? इतने लिख दो, छोड़ो ज्यादा। एक होता है एनक्लोजर जो कुछ प्रूफ देते हो ना, नहीं कुछ इसके साथ चिपका रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरी, तो ये भी तुम देके इसमें लिख सकते हो एनक्लोजर। नहीं एनक्लोजर मतलब होता है कोई प्रूफ एविडेंस होता है ना, इसके लिए ये दे रहे हैं तो वो दे सकते हो। यहाँ पे डेट के साथ एनक्लोजर जो दोगे उसके ऊपर में क्या रहेगा। हो गया क्लियर? तो ये चीज है कुछ फॉर्मेट जिसको कि तुम यूज कर सकते हो।